दिल मेरा तोड़ के हंस दी, एक दिन तू भी रोएगी। अबे क्या हो गया जैक, क्यों रो रहा है तू? अरे इसकी पूछी इसको छोड़ के भाग गई। अबे बुढ़े क्या बोल रहा है, एज रिस्ट्रिक्ट करवाएगा क्या वीडियो को? अरे बेटा पूरी बात सुन, इसकी पूछी कैट इसको छोड़ के भाग गई। अरे बुढ़े तो ऐसा बोलना कि वीडियो को एज रिस्ट्रिक्ट करवाएगा बुढ़ा। अरे चिंता मत कर जैक, हम तेरे लिए एक नई पूछी ला कर देंगे। सॉरी, हम तेरे लिए एक नई बिल्ली ला कर देंगे। हाँ ये ठीक है। तो गाइस 8 मैन आर्मी पर एक नई वीडियो आई है, जल्दी से जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस बार थोड़ी सी छोटी वीडियो बनी है, अगली बार थोड़ी बड़ी बनाएंगे। जाओ, चैनल पर चिंटू निब्बा आया है। अरे बेटा पर मेरे को एक बात तो बता, आज किस टॉपिक पे वीडियो बनाएगा? परमैन बिकम द सुपरस्टार। नहीं मेरे को देखना ही नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। सबसे पहली बात, बुढ़े किसने कहा कि तू स्टोरी को सुनेगा? जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तू स्टूडियो के बाहर खड़ा होगा। कल भी आधे घंटे के लिए गया था तो इतनी शांति लग रही थी मेरे को, मजा आया। चल बुढ़े स्टूडियो से बाहर निकल। मैं नहीं जाएगा। जा रहे हैं चिंटू निब्बा को बुलाऊं? अरे बस कर यार, बस कर, जा रहा हूँ। मेरे 500 रुपए की बट्टी बना के डाल ली उसने अपनी जेब में। गलत मत सोचा करो, जेब में डाली है, लेकिन जहाँ तुम लोग सोच रहे थे वहां भी डाल लिया उसने। तो चलो यार आज की वीडियो शुरू करते हैं। परमैन बिकम द सुपरस्टार। एक रात हम लोग देखते हैं कि परमैन आसमान में अपनी पेट्रोलिंग कर रहा होता है, और जब वो पेट्रोलिंग कर रहा होता है तब वो ये सोचता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि मैं ही परमैन हूँ तो मेरी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी यार। मतलब कि सभी लोग मुझसे डरेंगे, सब लोग मेरी इज्जत करेंगे यार। चलो कल बर्डमैन से इस बारे में बात करते हैं और थोड़ा फेस रिवील करवाते हैं यार। कब तक मैं अपना फेस छुपाता रहूँगा? कभी ना कभी तो मुझे दिखाना ही है लोगों को। अरे बेटा क्या दिखाने की बातें चल रही हैं यहाँ पे? बाप, अरे यार इस बुढ़े को फिर से किसने बुला लिया? अबे मुखिया मेरा मुंह क्या देख रहा है, निकाल बुढ़े को। अरे बेटा बेचारा काफी बूढ़ा हो गया है ना, अगर मुठभेड़, अरे सॉरी बेटा सॉरी, अबे क्या निकल रहा है मेरे मुंह से? हाथापाई हो गई तो बुढ़े की हड्डियां टूट जाएंगी, यही कहना चाहता है ना? हाँ बेटा यही बोलना चाहता हूँ। तो इस बुढ़े को बता दे कि इसकी बिना हड्डी वाली जुबान ने अगर एक और अक्षर बोला स्टोरी के बीच में तो इसके शरीर की कितनी हड्डियां टूटेंगी मैं नहीं बताने वाला। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, बाद में खुद गिन लेना। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ बर्डमैन के पास जाता है और बोलता है कि बर्डमैन मैं अपना फेस रिवील करना चाहता हूँ। बर्डमैन जैसे ही ये बात सुनते हैं वो बोलते हैं कि देख लो परमैन, तुम अपनी लाइफ का सबसे बैड डिसीजन लेने जा रहे हो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। लेकिन परमैन बोलता है कि नहीं बर्डमैन, मैंने सोच लिया है। अगर एक बार मैंने अपना फेस रिवील कर दिया तो इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। बर्डमैन परमैन को रोकना चाहते थे, लेकिन अब से कुछ समय के बाद ही, यानी कि साल या 2 साल के बाद मिक्सुओ बर्डमैन बनने वाला है। तो बर्डमैन उसके काम में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मिक्सुओ मैच्योर बने, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेना सीखे। तो बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि परमैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है और परमैन के सारे दोस्त उसे ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन परमैन किसी की बात नहीं सुनता है। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला जाता है और परमैन बोलता है मेरी मर्जी। ए डायलॉग चोर, अबे ए डायलॉग चोर किसको बोला बे? इस कमरे में तेरे अलावा और कोई मनुष्य बुड्ढा है? अरे हाँ मुखिया, तेरी बहन। अबे मुखिया कंट्रोल में मजाक कर रहा था, तू गाली काहे को दे रहा है? अबे मैं गाली नहीं दे रहा था, मैं बोल रहा था तेरी बहन को कॉल करके बताऊंगा कि तू मेरे को परेशान कर रहा है। अबे तो मैं तेरी तरह मनुष्य नहीं हूँ कि 24 घंटे गालियां ही बकता फिरूं, वो तो बस कभी कभार जुबान इधर उधर हो जाती है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फाइनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना फेस रिवील कर देता है, और उसके बाद ये न्यूज़ बिल्कुल आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। उसके बाद जब मिक्सुओ विदाउट परमैन सेट घर से बाहर जाता है, ऑफ कोर्स गोल्ड डिगर उसके पास आती है। देखो मैंने यहाँ पे मिचिको का नाम नहीं लिया है, कोई और भी तो हो सकता है गोल्ड डिगर। नहीं, गोल्ड डिगर सिर्फ मिचिको ही रहेगी। ओके, इट्स हर चॉइस।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिचिको परमैन को एक डेट के लिए पूछती है, यानी वो मिचिको जो पहले उसे घास तक नहीं डालती थी अचानक डेट के लिए पूछ रही है। और अपना मिक्सुओ भी लाइक चल चल आगे बढ़, छुट्टा नहीं है। वैसे मिक्सुओ ने कुछ अलग बोला था लेकिन मैं वो बोल नहीं सकता, वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। उसने बोला था, ए मटर चोर अपना काम करना, जब देखो हमारी फ्रिज से मटर चुराता रहता, शर्म नाम की चीज़ बेच खाई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन मिचिको को बोलता है कि सुनो मिचिको, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। तो उसके बाद मिक्सुओ आगे बढ़ जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि परमैन को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कि वो अब खुले में भी नहीं घूम सकता। अरे छी परमैन, ये काम भी कब से करने लगा? इस पे सिर्फ मेरा हक है। अबे सुबह लोटा उठाकर भागने वाले इंसान, खुले में घूमना मतलब कि ना वो पार्क में जा सकता है ना स्कूल जा सकता है, ऐसे बोल रहा हूँ। अरे माफ कर दे बेटा, वो मैं गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। अभी परमैन को काफी सारे मूवीज के ऑफर भी आने लगे थे और परमैन रातों रात एक सुपरस्टार बन जाता है। उसे लेटेस्ट में एक फिल्म में काम मिल जाता है मिस सुमीरे के साथ। और जब वो मिस सुमीरे के साथ काम कर रहा होता है तब वो सुमीरे से बोलता है कि सुमीरे, क्या आप मेरे साथ चाय पर चलेंगी? तभी मिस सुमीरे बोलती हैं कि नहीं मिक्सुओ, मुझे कुछ काम है। थोड़े ही दिनों में परमैन काफ़ी सारी पॉपुलैरिटी गेन कर लेता है जैसा कि उसने सोचा था, लेकिन सब कुछ पॉजिटिव तो नहीं होता ना। परमैन के जितने भी दुश्मन थे अब उन्हें परमैन की रियल आइडेंटिटी पता चल चुकी थी, तो अब मिक्सुओ वैसे ही खतरे में था। तो हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ ज़्यादातर अपने घर में ही रहना पसंद करता था। तो एक दिन हम लोग देखते हैं कि रात को कुछ लोग मिक्सुओ के घर में आ जाते हैं। अरे ताऊ, मैं ज़्यादा देर तक देख नहीं पाता हूँ। अरे मेरी बात मान, हल्दी वाला दूध या केसर वाला दूध पी के देख, ज़्यादा देर तक देख पाएगा। अबे उसकी बात नहीं कर रहा, मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई है, मुझे कम दिखाई देता है, ये बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है। अबे ताऊ, अपनी बहन का ख्याल रखना। एक मिनट, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। अबे मुखिया, गाली देता, रोक। अबे यार, ये ताऊ हर किसी से लड़ता क्यों रहता है? तो हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ के घर पे काफी सारे लोग घुस आते हैं रात को और मिक्सुओ को किडनैप करके ले जाते हैं। अगली सुबह ये खबर भी काफ़ी तेज़ी से वायरल होती है कि मिक्सुओ को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। अभी सभी परमैन्स मिक्सुओ को ढूंढ ही रहे थे कि परमैन सेट चोरी होने की भी खबर सामने आ जाती है, जिसके बाद पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है और न्यूज़ में ये दिखाया जाता है कि परमैन सेट हुआ चोरी। किसने किया होगा परमैन सेट चोरी? आखिर परमैन सेट क्यों हुआ चोरी? अबे बस कर यार, न्यूज़ वालों, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? अरे भाई क्या बताएं, हमारे डिबेट करने वाले खाना खाने गए हुए हैं। उनके खाना खाने के आने के बाद हम डिबेट शुरू कर देंगे, तब हम ऐसी न्यूज़ नहीं दिखाएंगे। तो अभी शहर में बिल्कुल खौफ का माहौल होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ एक कुर्सी से बंधा हुआ होता है और उनके सामने उनकी गैंग का लीडर होता है और बोलता है कि अच्छा तो तुम हो परमैन, तुमने हमें बहुत परेशान किया है, तुमने हमारा पांडा रोबोट डिस्ट्रॉय कर दिया था, कुछ याद आया परमैन? तभी हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर वो होते हैं ना, उसकी छत तोड़कर एक बहुत ही जाइंट ऑक्टोपस वहाँ पर आता है और वो एक ऑक्टोपस वाला साइंटिस्ट भी बाहर आ जाता है और बोलता है कि परमैन, कुछ याद आया तुम्हें? अब वो दोनों को एक साथ देखकर डर रहा था और तभी एक साइंटिस्ट पीछे से परमैन सेट निकालता है। छी! अबे बुड्ढे, अपने पीठ के पीछे से, अपने हाथ में उसने पीछे पकड़ा हुआ था, अपने पीछे से परमैन सेट निकालता है और उसे पहन लेता है और बोलता है कि अब मैं बनूंगा नया परमैन और अब मैं जा रहा हूँ शहर वालों से बदला लेने। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो साइंटिस्ट परमैन सेट पहनकर छत तोड़कर जैसे ही बाहर जाता है, उसे बाहर पायान, बूबी और पाको मिलते हैं जो कि उस साइंटिस्ट को काबू में कर लेते हैं और उससे परमैन सेट छीन लेते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि एक तरफ वो साइंटिस्ट बंदूक लेकर खड़ा हुआ है
और ऊपर सारे परमैन्स थे। हम लोग देखते हैं कि वो साइंटिस्ट परमैन पर गोली चला देता है, लेकिन सही टाइम पर पाको ऊपर से परमैन का जो मैंटल होता है, जो उड़ने वाली चादर होती है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। तभी पाको उसे नीचे छोड़ देती है और गोली उस चादर को लग जाती है और परमैन बच जाता है। तभी साइंटिस्ट बोलता है कि ये चादर कहाँ से आई। फिर जैसे ही वो साइंटिस्ट ऊपर देखता है उसे परमैन्स दिखाई देते हैं और फिर वो बोलता है कि गाइस जल्दी भागो यहाँ से, यहाँ पर परमैन्स आ गए हैं। तो उसके बाद वो सभी लोग भाग रहे होते हैं और परमैन उनका पीछा करते हैं। उसके बाद वो उन साइंटिस्ट को पकड़ नहीं पाते। तभी परमैन बोलता है शिट, ये भाग गए, अगर ये हमें थोड़ी देर और दिखाई देते तो इनको मैं छोड़ता नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी परमैन्स एक बिल्डिंग के ऊपर बैठे हुए होते हैं। तभी पाको के बैच में एकदम से कॉल आती है और तभी दूसरी तरफ होते हैं बर्डमैन। बर्डमैन बताते हैं कि बच्चों, जापान के पास एक सुपरसोनिक मिसाइल आ रही है, तुम्हें उसे जापान तक पहुंचने से पहले डिस्ट्रॉय करना होगा। तो जैसे ही सभी परमैन्स ये बात सुनते हैं वो एकदम से हरकत में आते हैं और चारों परमैन्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस सुपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी पायान बोलता है कि सुनो परमैन्स, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम उसे स्पेस में भेज दें या फिर हम उसे समुंदर के अंदर ले जाएं। तभी पाको बोलती है कि शायद हमें उसे स्पेस में ले जाना चाहिए और दूसरी तरफ बूबी बोलता है कि हमें उसे पानी में ले जाना चाहिए। तभी पायान बोलता है कि देखो, हमें नहीं पता वो सुपरसोनिक मिसाइल कितनी दूर से आ रही है, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा दूर से आ रही हो और जब हम उसे स्पेस में लेके जाएं तभी वो रास्ते में फट जाए, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा गहरे घाव हो सकते हैं। तभी परमैन बोलता है कि तो शायद हमें उसे पानी के अंदर ही ले जाना होगा। तभी पाको बोलती लेकिन हम उसकी डायरेक्शन चेंज कैसे करेंगे। तभी पायान बोलता है कि यहाँ से जापान सिर्फ अब 50 किलोमीटर दूर है और वो सुपरसोनिक मिसाइल यहाँ किसी भी वक्त आती होगी, हम उसका एंगल चेंज कैसे करें। तभी पाको बोलती है कि अगर हम एक बिल्कुल राइट एंगल पर सुपरसोनिक मिसाइल के सामने मारे तो शायद हो सकता है कि वो मिसाइल धीरे धीरे बेंड होकर पानी के अंदर गिर जाए। तभी परमैन बोलता है कि लेकिन इसमें खतरा है, अगर हमारे पंच मारने के बाद वो मिसाइल फट गई तो। तभी पाको बोलती है उसका तो कोई इलाज नहीं है परमैन, अब हम क्या करेंगे। तभी परमैन बोलता है तुम बस मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो सुपरसोनिक मिसाइल परमैन के पास से गुजरते सभी परमैन्स उससे चिपक जाते बिल्कुल। उसके बाद सभी परमैन्स ऊपर से उस सुपरसोनिक मिसाइल के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि कैसे ना कैसे करके उसे समुंदर के अंदर धकेला जा सके। तभी परमैन ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं, ना ही वो उस मिसाइल को ऊपर ले जा पाते हैं ना ही नीचे। तभी पायान बोलता है कि जापान के साइड में एक सुनसान टापू है ना, हमें इस मिसाइल को वहीं ले जाना होगा। तभी पायान बोलता है कि हम इस मिसाइल को साइड से धक्का देकर देखते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वो मिसाइल थोड़ी बहुत टर्न हो जाती है, जिसकी वजह से परमैन को फाइनली एक होप मिलती है। तभी परमैन उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करने के चक्कर में उसे काफ़ी आसमान में ले जाता है और जब वो उसे आसमान में ले जा रहा होता है, पायान ने जैसा कहा था, हो सकता है कि वो मिसाइल काफ़ी ज़्यादा दूर से आ रही हो, और वही होता है। वो मिसाइल रास्ते में ही ब्लास्ट हो जाती है और उसकी रेंज में परमैन आ जाता है और परमैन का जो हेलमेट होता है, परमैन का जो सेट होता है, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और परमैन काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो जाता है और पानी में गिर जाता है। उस टाइम पर परमैन्स उसे बचा लेते हैं और घर पर छोड़ आते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि एक न्यूज़ आती है टीवी पर कि परमैन ने अपना परमैन सेट तोड़ दिया है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जितनी पॉपुलैरिटी उसे मिली थी वो सारी की सारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यहाँ तक कि गोल्ड डिगर मिची को भी उसका हालचाल पूछने नहीं आती है। उस टाइम पर परमैन को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था कि आखिर मैंने अपना फेस रिवील किया ही क्यों। तभी वहाँ पर बर्डमैन आते हैं और बर्डमैन बोलते हैं कि अच्छा, तो तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तभी परमैन बोलता है कि वो सुपरसोनिक मिसाइल कहाँ से आई थी बर्डमैन। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि वो नॉर्थ कोरिया से मिस फायर के चलते तुम्हारे देश की तरफ आ रही थी। तभी परमैन बोलता है नॉर्थ कोरिया की मखा। अरे बेटा कंट्रोल कंट्रोल, एक मिनट, ये स्क्रिप्ट में गाली किसने लिखी है बे?
अबे मैं जो स्क्रिप्ट लिखता हूँ उसमें गालियां होती नहीं है, गाली किसने ली है, सच्ची सच्ची बोलो। ए दीपक भाई, ये स्क्रिप्ट तो सुबह ताऊ के पास थी। झूठ, मेरे पास नहीं थी। ताऊ सच्ची बोल। अरे बेटा नहीं है मेरे पास। ताऊ सच बोल रहा है, चलो। अरे पर बेटा हो सकता है। मुखिया जी शांत। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन बोलते हैं, देखो मैं इस बार तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ, ये पूरा का पूरा डिसीजन तुम्हारा था, इसीलिए तुम्हें जितनी भी चोटें आई हैं मैं रिकवर बीम से तुम्हारा इलाज नहीं करने वाला और ना ही तुम्हें कोई और परमैन सेट देने वाला हूँ। हाँ पर मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। तभी परमैन बोलता है, क्या बर्डमैन? टाइम गो बैक वॉच। इस वॉच से लगभग तुम 3 या 4 दिन पहले जा सकते हो, उससे पीछे नहीं जा सकते। अब आके तुम्हारी मर्जी। उसके बाद जैसे ही मिक्सू उस वॉच को पकड़ता है तभी वो सोचने लगता है आखिर मैं इसे टाइम में पीछे जाकर करूँगा क्या। तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे ही मिक्सू उसे 1 या 2 दिन पहले करता है तो वो टाइम में 1-2 दिन पहले आ जाता है और वो अपने कमरे में बैठा हुआ होता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उस टाइम का परमैन जैसे ही घर के अंदर आता है बोलता है कि हाँ मुझे शायद अपना फेस रिवील कर ही देना चाहिए, कभी ना कभी तो मुझे करना ही है। तो जैसे ही मिक्सू परमैन को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तभी परमैन बोलता है, रोबोट तुम अभी तक सोए नहीं हो? तो उसके बाद मिक्सुओ उस टाइम के परमैन को सारी बातें एक्सप्लेन करता है, लेकिन उस टाइम का परमैन साफ साफ मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं अपना फेस रिवील करके रहूँगा। तो उसके बाद मिक्सुओ को आ जाता है गुस्सा और वो परमैन से लड़ने के लिए जाता है। जैसे ही मिक्सुओ परमैन को एक मुक्का मारता है, उसका मुक्का परमैन की बॉडी के आर पार हो जाता है और दोनों की बॉडी आपस में मिल जाती है। और तभी परमैन बोलता है, मैं यहाँ पे कैसे आया? अच्छा तो मैं अभी इस टाइम का परमैन बन चुका हूँ, थैंक गॉड मैं टाइम में वापस आ पाया। परमैन सेट, ये तो यार टूट गया था यार, और मेरी गलती की वजह से क्या क्या होने वाला था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ टीवी ऑन करता है और टीवी में न्यूज़ आती है, शहर की एक बड़ी सी बिल्डिंग में आग लग चुकी है और काफ़ी सारे परमैन्स वहाँ पर फंसे हुए हैं। और उसके बाद उसे पाको का कॉल आता है कि मिक्सुओ कहाँ पर हो, जल्दी आओ। उसके बाद परमैन बोलता है ठीक है मैं आता हूँ। तो उसके बाद मिक्सुओ अपने सभी दोस्तों की मदद करने के लिए चला जाता है। तो यहाँ पर होती है हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। अबे स्क्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ किसने की थी? अरे बेटा मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं गुटखा खाता हूँ, मैं खुले में शौच करता हूँ, मैं नपुंसक नहीं हूँ, मैं चंपा पे लाइन मारता हूँ। लेकिन बेटा मैं इतना झूठ नहीं बोल सकता, मैंने स्क्रिप्ट चेंज नहीं की है। बेटा मुझे पता है तुम्हारी स्क्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ किसने की है। ताई जी बताइए किसने की है छेड़छाड़? बेटा ये सुबह ये कॉपी मैंने उस डायरेक्टर के हाथ में देखी थी। डायरेक्टर? वो साहब जी, मेरे हाथ में ये किताब जरूर थी पर छेड़ी ने ये किताब मंगवाई थी इसीलिए मैं लेके गया था साहब जी। तो मतलब छेड़ी ने सब कुछ किया है? छेड़ी की माँ का, इसकी वजह से मैं फंस गया। ए मुखिया बंदूक निकाल, छोड़ेगा नहीं उसको, छोड़ेगा नहीं। वो छेड़ी कहाँ पे है? अरे भाई आ गया वो। अबे छेड़ी तेरी। अरे मेरे को एक बात बताता हूँ, तूने मेरे को क्यों मारा? मैं चंपा पे लाइन मारता हूँ इसीलिए, या स्क्रिप्ट चेंज की थी इसलिए? आपने चंपा पे लाइन मारी थी इसीलिए? अरे ऐसी कोई बात नहीं, इसने स्क्रिप्ट चेंज की थी इसीलिए मारा है, वरना तुम दूसरा टॉपिक भी उठा सकते हो। चल ठीक है तो चल, ये मर जाएगा। रुक, अभी मुंह पे गुटका भी थूक दिया, बड़ा आया, अब चंपा भी भाव नहीं देगी इसको। ताओ मैं बदला लेने जरूर आऊंगा।